नमस्कार। एपिसोड 3। आज मैं महात्मा गांधी की जीवनी का वो पहलू आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसे उन्होंने बाल विवाह के नाम से लिखा है। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा प्यार मिल रहा है, व्यूज़ जो भी देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि जितने भी देख रहे हैं देख तो रहे, सुन तो रहे हैं। पर एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें, अपने नोट्स लिखें इस वीडियो पर कि आपको कैसा महसूस हुआ महात्मा गांधी की बाल्यावस्था को जानकर, उनके पूर्वजों के परिवार के बारे में जानकर। उसे ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवारों के बीच में उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी ये छोटी सी कार्य मुझे प्रेरणा देती चली जाएगी और मैं ऐसे अनेक वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। मेरा मकसद, मेरा पैशन ही टीचिंग है और मैं चाहता हूँ कि आज के इस युवा भारत को मैं अपने महान दार्शनिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक इनकी जीवनियों से आपको रूबरू कराऊं। महात्मा गांधी की बायोग्राफी और जीवनी जो है ये मेरी शुरुआत होगी। इसके बाद नंबर्स, बहुत सारे किताबें, बहुत सारे व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटीज़ की जीवनी मैं आपके सामने अवश्य लाता रहूँगा। आपका सपोर्ट चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आपका सपोर्ट मिलता है। अच्छा लगता है कि 30 व्यूज़ गए, 40 व्यूज़ गए, वो भी अच्छा लगता है कि व्यूज़ मिल रहे हैं। और व्यूज़ मिलता है तो ऐसा लगता है कि आपका प्रेम मुझे मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का प्रेम हमेशा बना रहे। बाकी ऊपर वाला जिस दिन कामयाबी इस फिल्म में भी, डिजिटल मोड में भी मुझे ले आया, मैं समझूंगा मैं जो कर रहा था सही कर रहा था। और कामयाबी जब भी मिले, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं निरंतर इस प्रकार के एपिसोड अपने चैनल पर ज़रूर लाता रहूँगा। चलिए मैं आप शुरू करता हूँ। बाल विवाह। महात्मा गांधी इस अपनी आत्मकथा में बाल विवाह पर जोर दे करके एक खंड ही बना दिया जिसमें उन्होंने बाल विवाह पर के ऊपर बातें की हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक प्रकरण ना लिखना पड़ता। मतलब महात्मा गांधी बाल विवाह के जब ये खंड लिख रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अपना भावना जो है, अनुभव जो है सो किया कि मैं चाहता हूं कि एक अपने जीवन का एक प्रकरण मैं ना लिखूं। लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। अब चूंकि मैं अपने जीवन को जब लिखना जा रहा हूँ तो ऐसे कितने सत्य हैं जो मेरे जीवन से जुड़े हैं और वो मुझे कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर करते रहेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। महात्मा गांधी अपनी लाइन में कहते हैं कि सत्य का पुजारी का होने का मैं दावा करता हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। या लिखते हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। महात्मा, याद रखिएगा, महात्मा गांधी की जो विवाह थी वो 13 साल। ये सोच करके महात्मा गांधी ने अपने 3 लाइन पहले लिखा कि ये कड़वी घूंट मुझे पीना पड़ रहा है, ये कथा को, ये घटना को, मेरे जीवन से जुड़ी ये समय को बतलाते हुए कि मेरी विवाह जो है 13 वर्ष के उम्र में हो गया था। जबकि ये भी कहते हैं कि मैं सत्य का पुजारी होने का दावा ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। मेरी विवाह 13 साल की उम्र में हुई थी, ये सत्य को बतला रहे हैं वो। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ। मतलब जिस समय ये अपनी आत्मकथा लिख रहे थे उसमें कहते हैं कि उस समय के वर्तमान समय के बारे में चर्चा करते हैं कि उस वक्त मेरे आसपास कई 12-13 वर्ष के बच्चे थे, लड़के थे, बच्चियाँ थीं, लड़कियाँ थीं, और मुझे अनायास याद आ पड़ता है कि इस उम्र में मेरी विवाह हो गई थी। तो मुझे अपने ऊपर दया आती है कि इस उम्र में, तो ये सोचकर मुझे खुद पर दया आती है
कि जिस उम्र में मुझे खेलने का मौका था, जिस उम्र में मुझे खेलना चाहिए था, जिस उम्र में मुझे अपने युवावस्था को जीना था, उस उम्र में मेरी विवाह कर दी गई थी। जिसमें मुझे खुद का बोध नहीं था, उस समय मेरी विवाह कर दी गई थी, मेरा विवाह हुआ था। और यही वजह है कि मुझे अपने आप पे ही दया आ रही थी और इन बालकों के मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। और वो देख रहे हैं कि आसपास, उनके आसपास में 12-13 साल के कई बच्चे हैं, परंतु उनका विवाह नहीं हुआ है। तो इसलिए महात्मा गांधी जो है उन बच्चों को बधाई देना चाह रहे थे कि तुम मुझसे बेहतर हो कि तुम्हारी इस उम्र में शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुई। मेरी तो आपकी उम्र में 12-13 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया गया था और आपकी नहीं हुई है, आप खुशनसीब हैं। अच्छे, इस पॉइंट, इस आधार पर उन्हें बधाई देना चाह रहे हैं महात्मा गांधी। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सोच नहीं सकती। वो साफ कहते हैं कि 13 वर्ष की उम्र में जहाँ पर खुद को समझने की बुद्धि नहीं आ पाई है, खुद को जानने का मौका नहीं मिला है, उस उम्र में मेरी विवाह हुई। और इसके समर्थन में कुछ कह सकूं, मेरे पास कुछ भी सूझ नहीं रहा है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं 13 वर्ष की उम्र की विवाह के पक्ष में कुछ बोल पाऊं। शब्द ही नहीं है मेरे पास कि कैसे इसका पक्षधर बनूं मैं, कि मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा था। पाठक या ना समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूं। ये भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि मैं सगाई की बात नहीं कर रहा। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं। काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। वहाँ पर विवाह का अर्थ होता है लगन, ना कि सगाई। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। अब देखिए, वो कहते हैं कि सगाई था क्या उस वक्त। एक लड़का और एक लड़की की विवाह का मतलब है कि उनके माता और पिता के बीच में, लड़का के माता और पिता और लड़की के माता और पिता के बीच में एक करार होती थी, कॉन्ट्रैक्ट होता था। सही बात है कि अगर आप देखते हैं आपके आसपास में 2 साल 5 साल के बच्चे की विवाह हो रही, तो बच्चे की विवाह नहीं हो रही है, उन बच्चों के माता पिता आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक करार कर रहे हैं। 13 साल की उम्र में विवाह हो रहा है, बच्चों को अपनी जानकारी नहीं है, 13 साल की उम्र में खुद का बोध नहीं है और उनका विवाह हो रहा है। तो विवाह को क्या समझेंगे वो? वस्तुतः वो है क्या? तो उनके माता पिता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक लगन है, एक करार है। सगाई टूट सकती है, सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। देखिए कॉन्ट्रैक्ट करार क्या था। सगाई टूट सकती है, सगाई हुआ 13 साल में, पता चला कि 18, 20, 21 वर्ष होने के पहले जो लड़का का देहांत हो गया, तो ये सगाई रद्द हो गई। इस सगाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सगाई टूट जाना समझा जाता है। मतलब इस विवाह में लड़की विधवा नहीं होती है। लड़का मर गया तो फिर उस समय उसके लिए दूसरा वर ढूंढ करके उस लड़की का विवाह दूसरे वर के साथ कर दिया जाता था। ये था एक करार। तो अब इसे अब पॉजिटिव अर्थों में ले लीजिए कि चलिए भैया कोई विधवा नहीं बनती थी इसमें, और लोगों ने इस समय इसे लिया भी है। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों ने इसे इसी अर्थों में पॉजिटिविटी के साथ बताया कि इसमें क्या होगा, जो विधवाओं का स्वरूप है वो न सामने, समाज के सामने निकल कर नहीं आएगा, महिलाएं सती नहीं होंगी। तो इस प्रकार से दलीलें भी दी गई हैं 17th और 18th सेंचुरी में, जब राजा राम मोहन रॉय विधवा विवाह की सती प्रथा के पक्ष में के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, तो ऐसी दलीलें जो है सनातनीज के द्वारा दिया गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवाओं के ऊपर जब लड़ रहे थे तो उनके सामने भी यही दलीलें दी गई थी। इस तरह की बातें रखी गई हैं। विवाह हाँ, आगे चलिए। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता। वर, अब देखिए सगाई, देखिए विवाह होता है तो वर और कन्या के बीच में संबंध होता है। वर जो है कन्या को अपने घर ले आते हैं। हम लोग देखते हैं, ये हमारे समाज की रीति या रिवाज है कि लड़कियों को अपना घर पे अपने माँ बाप का
पालन घर जो है छोड़कर, और वो प्यार को भी छोड़कर जो है अपने पति के घर आना होता है, और अपने पति के ही घर को अपना वो बनाती है। ये बहुत बड़ा त्याग है। मैं दुनिया की हर एक औरत और इस देश की हर एक लड़की, हर एक औरत को तहे दिल से नमन करता हूँ कि जिस घर में वो जन्मी, जिस घर में उसका लालन पालन हुआ, जिस घर में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, जिस घर में उसे ढेर सारा प्यार मिला, और बाद में वो अपने ही माँ बाप का घर छोड़ करके अपने पति के घर चली आती है और सहजता से अपने पति के परिवार वालों को अपनाती है। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, जिसे समझना होगा आज के इस समय में। बहुत बड़ी कुर्बानी है। और हमारे समाज में अगर इन महिलाओं के प्रति, ऐसी महिलाओं, ऐसी वीरांगनाओं के प्रति अन्याय होता है तो हम कायर हैं। हमें मर्द कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इस समाज में रहते हुए अगर हम लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो ये बहादुरी का काम नहीं है, ये कायरता का काम है। सबसे बड़ी सत्य है, देखिए मैं थोड़ा सा विषय वस्तु से भटक रहा हूँ, और भटक क्या रहा हूँ, जिस प्रकार की बातें गांधी जी की अपनी जीवनी में लिखा है उस पर यह कहना चाहूँगा कि यह ज़रूरी है, ये वक्त है कि सबसे पहले हर एक माता पिता अपने बेटों को संस्कार और अपने बेटों को जो है उसके दायरा समझाएं, कि वो सम्मान करना सीखे इस देश की महिलाओं का, सम्मान करना सीखे इस देश की औरतों का, इस देश की लड़कियों का। ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियां कभी माँ बन करके हमारी सेवा करती हैं, हमें लालन पालन करती हैं। लड़कियां कभी बहन बन करके हमारे जीवन की रक्षा की कामना करती हैं, तो कभी लड़कियां पत्नी बनकर हमारा भोग भी करती हैं। हमारे कदम से कदम, हर सुख हर दुख में हमारे साथ रहती हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्हें मेरा सत नमन है। उनके त्याग के बदले मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता। दुनिया का कोई इंसान कुछ नहीं दे सकता। इस भारत, इस देश की संस्कृति में कोई भी मर्द, कोई भी व्यक्ति जो है महिलाओं के इस त्याग को के बदले में कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। खैर चले आगे बढ़ते हैं। लंबी भाषण मैंने उस विषय पे दे दी। सगाई के रहते हो गया। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। यहाँ देख लीजिए, संबंध तो छोड़ दीजिए कि 13 वर्ष की उम्र में लड़का और उसकी लड़की अगर 14 या 12 की भी है तो दोनों को पता नहीं है कि मेरा विवाह हो रहा है या लगन हो रहा है या क्या हो रहा है। उसे उस वक्त उन्हें लगता है कि गुड्डा और गुड़ियों का खेल हो रहा है। अब वो सहजता से उस खेल का हिस्सा बने रहते हैं। वस्तुतः सच्चाई वैसे विवाहों का ये होता है कि उन दो माता पिताओं के बीच में करार हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और लगन संपन्न होता है। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। महात्मा देख लीजिए, महात्मा गांधी की एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी, एक बार नहीं। ठीक है, ये 3 सगाइयां कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गई हैं। ठीक है, तब ये कहते हैं 3 सगाइयां ने कस्तूरबा गांधी के साथ सगाई जब हुई थी, कस्तूरबा के साथ, ठीक है, कस्तूरबा बा के साथ, तो उसके पहले भी महात्मा गांधी की 2 सगाई हुई थी। और सगाई के उपरांत जो है वो दोनों कन्या का देहांत हो गया था, जिसके वजह से तीसरी बार सगाई फिर किया गया था। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी 3 सगाइयां हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। कभी तीसरी सगाई जब हुई थी तो मेरी तीसरी सगाई जो है 7 साल की उम्र में हुई थी, और उसके बारे में मुझे कुछ कहा भी नहीं गया था और वह कुछ जानता भी नहीं। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी विधि होती है,
और मैं जो रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है, विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। कहते हैं कि अब जैसे विवाह के ऊपर जोर जब देते हैं तो कहते हैं कि विवाह में भाई वर और कन्या की आवश्यकता पड़ती है और उसमें विधि होती है, पूरा प्रक्रिया होता है, ठीक है, सनातन कर्मकांड की पूरी आवाहन की जाती है और उसके बाद विवाह संपन्न होता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ विवाह की बात ही कहने जा रहा हूँ, सगाई की बात नहीं कहने जा रहा हूँ। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे, ठीक है, आप सबको याद है कि ये 3 भाई थे महात्मा गांधी। उसमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था, मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया, मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का जिनकी उम्र मुझसे 1 साल अधिक रही होगी, और मेरा। मतलब परिवार में निर्णय लिया गया भाई कि एक साथ 3 विवाहें परिवार में करेंगे। पहला विवाह होगा इनके मंझले भाई का जिनका नहीं हुआ था, इनके बड़े भाई का विवाह हो चुका था लेकिन इनके मंझले भाई का नहीं हुआ था गांधी जी के, और इनके काका जिन्हें चाचा, काका मतलब चाचा जी के जो बेटे थे छोटे वाले उनका था, और साथ साथ मोहनदास का था, करमचंद गांधी का था, मोहनदास का। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी। विवाह छोटे से उम्र में विवाह होगी तो कल्याण की बात कहाँ होगी। तो साफ लिखते हैं कि इसमें इन तीनों विवाहें जो हो रही थी हमारे कल्याण में, परिवार में, वो हमारे कल्याण के विषय में था ही नहीं, हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। इनसे पूछा भी नहीं गया तो बेटा मैं तेरा विवाह कर रहा हूँ 13 साल की उम्र में, ठीक है, तो खुश है ना, ऐसी कोई इच्छा पूछी भी नहीं गई थी और इन्हें इनके कल्याण के बारे में कुछ सोचा भी नहीं गया था। उस समय कहाँ, उस समय के लोग जो है अपने बच्चों से पूछा करते थे कि बेटा मैं तेरा विवाह कर रहा हूँ तू तैयार है कि नहीं। ऐसा नहीं था, ऐसा होता भी नहीं था। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी, बड़ों की सुविधा और खर्च की थी, ठीक है। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं। देखिए मैंने बार बार मैं बोल रहा हूं कि वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं। आज भी देख लीजिए, शादी हो रही है तो भैया पूरा मोहल्ला को निमंत्रण होगा, भोज होगा, पाठ होगा, साज होगा, श्रृंगार होगा, तो दहेज होगा, तो सोना चांदी रुपया कैश, गाड़ी मांग लिया 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो उसको भी खरीद के देना होगा। तो साफ कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज में वर कन्या के विवाह में उनके माता पिता बर्बाद हो जाते हैं, उनकी दिवालियां निकल जाती है, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। विवाह में पैसा खर्च होता है, विवाह में समय लुट जाता है, महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, प्लानिंग चलती हैं, किन्हें बुलाना है किन्हें नहीं बुलाना है, कितना किसमें खर्च कर रहा है, कैसा खान पान रहेगा, लड़का क्या पहनेगा, साज श्रृंगार लन पंच, बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं, जिसमें वर पक्ष की मांगों को भी पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बड़ी बदी जाती है। औरतें गला हो चाहे ना हो तो भी गाने गाकर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं। ऑब्वियस देखिए आपके आज भी हम लोग देखते हैं, किसी को गाना आए ना आए पर शादी में लोग जो है कितनी भी बेसुरी आवाज़ क्यों ना वो गीत गाते हैं और गाते गाते उनकी आवाज़ भी जो है बैठ जाती हैं और उन्हें उस वक्त मज़ा आता है। वो पूरी एनर्जी और ताकत के साथ लाउड स्पीकर के ऊपर माइक ले करके गाना गाते हैं। शायद वो भूल जाते हैं कि मोहल्ला के अन्य लोग सो रहे होंगे रात को और माइक पे वो चिल्ला चिल्ला कर वो गीत गाना, सोच लीजिए उस समय नींद कैसे आए, कानों में रुई ठूस लेनी होती है। अक्सर इन विवाहों में हम देखते हैं ऐसा होता है। मुझे कभी कभी बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है जब इस प्रकार के वृतांत होती है कि माइक पे घिचा टनी आम टोन टान आवाज़ में जो है गाए जा रहे हैं गीत को, एकदम मीठे स्वर की बात तो दूर की बात है, तो तेज तीखी आवाज़, उसमें भी कई गालियाँ निकल कर आती हैं। तो वही यहाँ पे कहे जा रहे हैं, तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचाती है। देखो मैंने जो अपनी
भावना थी वो कहा। महात्मा गांधी भी ने वही लिखा है कि है न पड़ोसी जो है हमारे नेबर में जो है उनकी शांति में खलल पहुंचा रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते हैं। कब क्या करें, किसी दूसरे घर में, मेरे घर में हो रहा है तो पड़ोसी परेशान हो रहा है, जब पड़ोसी के यहाँ वो कार्य हुआ तो हम परेशान हो रहे हैं। ये प्रक्रिया चलते रहती है, ये निरंतर नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आज मैं झेल रहा हूं, कल बेटा तुम्हें भी झेलना पड़ेगा। जब मेरे यहाँ शादी के गीत गाए जाएंगे माइक पर तो झेलना ही होता था बेचारे। हाँ, इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियां सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। मतलब इस प्रकार की जो पड़ोसी है बेचारे क्या करें, जानते हैं कि कल मेरे यहाँ भी तो यही सब कुछ होना है, तो कितना भी मन बोझल क्यों ना हो, वो गीत सुनकर सहते चले जाते हैं, वो पीड़ा सहते चले जाते हैं, वो दर्द सहते चले जाते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले 1 बार ही कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। मतलब ऐसे झमेले जो हैं भैया 3 बार काय कर रहे हो, 1 बार में ही सारा काम जो है निपटा लो ना, क्या जरूरी है 3 बार करने की। ओह माय गॉड, दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़कर आप लोगों के सामने सुनाते हुए और बतलाते हुए। मैं अपनी खुशी नहीं बतला सकता, मैं आनंद विभोर हो रहा हूँ इस किताब को पढ़ते पढ़ते। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इस किताब को पूरा पहले क्यों नहीं पढ़ा, कुछ ही हिस्से क्यों पढ़े मैंने। चलिए फिर भी आगे पढ़ते हैं, आपके साथ साथ हम भी इस किताब को पूरा कर ले, मज़ा आएगा, मुझे भी जानकारियाँ मिलेगी, मुझे मेरे भी इस दिमाग में और भी ज्ञान आएगा, इतिहास को समझने का और मौका मिलेगा, गांधी के विचारों को समझने का मौका मिलेगा। तो आपके साथ मैं भी सचेत हो रहा हूँ। थैंक यू, आपको भी मेरे तरफ से आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपके वजह से मैं भी इस किताब को पढ़ने के लिए तैयार हुआ हूँ और लालायित हुआ, और दिन ब दिन मेरी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जा रही है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, रियली आई कैनॉट एक्सप्लेन माई फीलिंग अबाउट दिस। चले आगे चलते। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे ब्याह रचाने का आनंद लुटाने की वृत्ति भी रही होगी। मतलब देखिए सही बात है, घर में आज भी हम लोग देखते हैं कि छोटे का सबसे छोटा का विवाह जब होता है तो उस समय माता पिता के मन में एक भरपूर उल्लास होती है, अब तो छोटा बेटा का मेरा विवाह है, इसमें तो दिल चीर के खर्चा करेंगे, दिखा देंगे समाज में कि हाँ क्या कर सकते हैं अपने छोटे बेटे की शादी में। और जिसको नहीं न्योते थे उसको भी बुलाकर खिलाएंगे और दिखाएंगे कितना ठाठ से शादी किए हैं अपना बेटा सबका, छोट बेटा का तो और ठाठ से किए हैं। तो ऐसी फीलिंग होती है। सीना मतलब अगर जो है ना 35 और 36 और 46 का होगा तो उस समय सीना 56 और 64 का रहता था। कह रहे छोट बेटा का शादी है, जी भर कर खर्चा करेंगे। तो ये फीलिंग महात्मा गांधी भी अपने माता पिता के लिए रखे कि शायद उनके मन में ऐसी भावना रही होगी। इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो जैसा कि मैं कह चुका हूं महीनों पहले से शुरू हो गया था। मैं पहले शादी विवाह तो हर काम महीनों पहले शुरू हो जाता है, 3 महीना पहले से। यहाँ आज के समय में 3-3 महीना पहले सब कुछ होने शुरू हो जाते हैं। तो कोरोना काल है जिसमें शादियाँ जो है झटपट निपट दिया जा रहा है। भैया 5 आदमी आओ शादी करके चले जाओ, कितना अच्छा होता। हमेशा ऐसे ही होता, 5 आदमी घर के 5 आदमी जाते शादी करके चले आते। ये लाखों का खर्चा करके 10-10 दिन 15-15 दिन की समय बर्बादी करके रेडिकुलस। पर हाँ उसमें भी है ना मज़ा है ना, समय लंबा होता है, सारे परिवार आते हैं। चलिए आगे पढ़ते।
हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि ब्याह होने रहा। देखिए लड़का को कहाँ चलता है पता वर्ग को, तो तैयारी होने लगती है, उसके नए कपड़े सिलने लगते हैं, वो ठाट दिखने लगता है, तो अरे मेरी शादी हो रही है भाई, अब थोड़ा शादी वादी हो रहा है मेरा। तो कपड़ों और तैयारियों से चल रहा था कि इनका विवाह भी होने वाला था। उस समय मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पे चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा की सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझे कोई स्मरण नहीं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं महात्मा गांधी क्या कह रहे हैं, भैया बढ़िया कपड़ा मिलेगा, बढ़िया खाना मिल रहा है, यात्रा करने जाएंगे, घोड़े पे बैठ के दूल्हा बनकर सवारी करते जाएंगे, घोड़ी पर बैठ करके एक नई बालिका से मिलने का मौका मिल रहा है, हंसी ठिठोलियाँ करने का मौका मिलेगा, इससे ज़्यादा और कुछ कहाँ हमें पता था। और कुछ इससे ज़्यादा याद भी नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। देखिए साफ लिखते हैं विषय भोग की वृत्ति ये बाद में आई है। वह कैसे आई इसका वर्णन कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसे जिज्ञासा ना रखे। देखिए विषय भोग के बारे में महात्मा गांधी मैं कर सकता हूँ, बतला सकता हूँ और कैसे वो आई, लेकिन इसकी जिज्ञासा ना रखे पाठक की मैं इसे जानना ही चाहता हूँ। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ, जो कुछ बतलाने लायक है वह इसके आगे आएगा। जो बतलाने लायक चीज़ें हैं वो आगे आ जाएगा, लेकिन मुझे सर में उसे पर्दा डालना चाह रहा हूँ, मैं अपने शर्म पे पर्दा डालना चाह रहा हूँ। किंतु उस चीज़ के ब्यौरे में का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही थोड़ा संबंध है, जिससे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। देखिए हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया, वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की विधि हुई। वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। मतलब पोरबंदर से इन्हें राजकोट से इन्हें पोरबंदर लाया गया, जहाँ दोनों भाइयों को हल्दी वल्दी शादी में लगती है ना, वो लगाया गया, लेकिन इन बातों पे कुछ रखा नहीं है। तो इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, इसे छोड़ देते हैं। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे नौकर ही, 30 पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। मतलब साफ साफ कर रहे हैं कि भाई बहुत दीवान थे, फिर भी तो नौकर ही थे ना अंग्रेजी सरकार के, ठीक है। 30 पर राजप्रिय थे लेकिन पराधीन थे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। शादी के आखिरी वक्त तक भी ठाकुर साहब जो थे, जिनके यहाँ के दीवान थे, उन्होंने इन्हें छुट्टी नहीं दी, क्योंकि नौकर जो डरे, पराधीनता गुलामी के बस में थे। भैया ठाकुर साहब छोड़ेंगे तब तो अपने घर की शादी ब्याह देखें। तो साफ लिखते हैं कि अंतिम समय तक भी छुट्टी ना मिला था। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बटाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है, बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। 5 दिन का बैलगाड़ी से रास्ता था। किसी प्रकार से बैलगाड़ी को दौड़ा दौड़ा करके 5 दिन के रास्ता को क्या किया, 3 दिन में पूरा करना पड़ा। 3 दिन में करना पड़ा, 3 दिन में पूरा किए। आखिरी में तांगा, 3 दिन में पूरा करने के चक्कर में तांगा भी उलट गया एक दिन। पिताजी को कड़ी चोट भी आई। तांगा उल्टेगा तो पक्का है, चोट तो आनी है। हाथ पैरों पे पट्टी दिख रही थी। विवाह विषयक उनका और हमारा आनंद आधा चला गया। उनको देखा, भैया सही बात है कि बाप को जो है लंगड़ाते देखा हुआ है, चोट लगा हुआ है, पट्टी लगा हुआ है, तो हमारा जो आनंद का विषय था वो आनंद आधा तो उनको देखने के बाद ही समाप्त हो गया था। कोई भी होगा, घर का में कोई व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो भी शादी में मज़ा नहीं आता, आधा मज़ा ध्यान तो वहाँ लगा रह जाता है। फिर भी ब्याह तो हुए ही, लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। ब्याह तो हुआ, चोट लगी तो लिखी, जो मुहूर्त लिखा गया था कि घड़ी मुहूर्त में शुभ घड़ी है, शुभ मुहूर्त है, इसमें विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। तो विवाह भी संपन्न हो गई भाई। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। देखिए विवाह की इतनी खुशी महात्मा गांधी को हुई कि पिताजी के दुख को मैं भूल चुका था। मतलब ये भी हर्षोल्लास हो गए, ठीक है। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी वैसा ही था ना। हाँ, महात्मा गांधी कहते हैं मुझे अपने पिता से बहुत प्रेम था और साथ साथ विषय के साथ भी मुझे बहुत ही लगाव था।
यहाँ विषय का मतलब इंद्रियों का विषय नहीं, बल्कि भोग मात्र है। इंद्रियों का विषय के बारे में नहीं कहते, भोग मात्र के। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था, तिस पर भी मानो मुझे भोगेच्छा का दंड ही भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का गीत, कहते हैं कि इंसान को अपनी इच्छा से अपने बारे में कम सोचकर सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। और इसका ज्ञान मुझे आने वाले समयों में मिला था, बाद के समय में मिला था, और ये पल, ये चीज़ मुझे बार बार अखरती है। ये उन्होंने कहा है। और क्या कहा है देखिए, त्याग ना टके रे वैराग बिना, त्याग ना टके रे वैराग बिना, करिए कोटि उपाय जी। गाता हूँ या सुनता हूँ तब तब वह विपरीत और कड़वी घटना, जब भी ये लाइन वो गाते थे या सुनते थे, तो ये जो कड़वी घटना थी उनके विवाह का, वो उन्हें बार बार याद दिलाती है। उन्हें अपने आप पर शर्म भी आती थी। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योगदान दिया। कितना दर्द में थे, उनके पट्टियां लगी हुई थी, लेकिन उस दर्द को अपने चेहरे पे नहीं आने दिया, छिपाए रहा और अपना योगदान पूरे विवाह में दिया। बलिदान था उनके पिता का। पिताजी किस किस प्रसंग में कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी वैसी की वैसी है। कहते हैं कि पिताजी हमारे शादी में कौन कौन से प्रसंग में कहाँ कहाँ बैठे थे, वो याद मुझे आज भी है, वो पूरी तरह से याद है, वो तरोताज़ा याद है मुझे। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, वह मेरे मन ने उस समय थोड़ी ही की थी, लेकिन आज लिखते समय जिस प्रकार के विचार मेरे पिता के बारे में आया है और उनकी महत्व को मैं समझा कि उस दर्द में भी वो जो है अपने दर्द को अपने चेहरे में आने नहीं दिए, ये आज मुझे इस किताब को, इस आत्मकथा को लिखते हुए समझ में आ रहा है। उस वक्त नहीं आया था जब मेरी विवाह हो रही थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। सब कुछ अच्छा लग रहा है, यार विवाह मेरी हो रही है, मेरे मन का काम हो रहा है, ब्याहने का शौक था और पिताजी कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा लगता था। इसलिए उस समय के स्मरण ताजे हैं। मतलब शादी के लिए मैं इच्छुक था, भैया मैं तैयार था शादी के लिए। अब पिताजी वही शादी कर भी रहे हैं, मेरा ब्याह कर भी रहे हैं, तो मैं इच्छुक भी था शादी करने के लिए। तो कुछ यूँ हुआ कि सारी चीज़ें मुझे आज पूरी तरह से स्मरण है और यादें जो है ताज़ा हो रखी हैं। मंडप पे बैठे फेरे फेरे, कंसार खाया खिलाया गया। मैंने कंसार कुछ वहाँ का होगा गुजराती का, तो जो एक रीति रिवाज होगी वो दोनों को, वर और वधू दोनों को खिलाया गया। और तभी से वर वधू साथ रहने लगे। के बाद कंसार खिलाने के बाद जो है रहने लगे। वह पहली रात दो निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। दो अनजाने, अरे हाँ भाई, जिसमें शादी होती है तो उसमें लड़का ना लड़की को जान रहा होता है, ना लड़की लड़का को जानते हैं, दो अनजाने ही हैं। और वो पहली रात शादी के बाद की, जहाँ पे दो अनजाने बालक जो हैं एक नई जिंदगी में कूदने जा रहे थे। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद नहीं, ठीक है। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो इनकी जो भाभी थी, बड़े भाई की शादी पहले रखी थी, तो भाभी बता दिया था कि अपनी पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करना है पहली रात में। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि मेरी धर्म पत्नी को किसने सिखाया था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या पूछना चाहिए। सो पूछने की बात मुझे याद नहीं, पूछने की इच्छा तक नहीं होती, और इस बारे में मुझे पूछने की इच्छा भी नहीं हुई कि तुमको ये सब किसने बताया था। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे से, यानी मोहनदास करमचंद गांधी कस्तूरबा से डरते थे, कस्तूरबा मोहनदास करमचंद गांधी से डरते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहनदास अपने बाल्यावस्था में बड़े गुस्सैल थे, ठीक है, थोड़े गुस्सैल भी थे, और खासकर कस्तूरबा के साथ इनकी नोक झोंक जो है हमेशा होती रहती थी। और क्यों इसमें भी है, और यहाँ पर भी आपको पड़ेगा, जब हम लोग अगले पार्ट, अगला एपिसोड करेंगे तो पक्का आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने ऐसा कहा है।
झगड़ालू स्कूल में नहीं थे, ये घर पे थे। जब ये पति बने ना तो पति धर्म की गुस्सा थे इनके ऊपर। अभी पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा ना, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे की जैसे जैसे कहानियाँ बढ़ती जाएंगी बहुत ही मज़ा है। अभी तो मैं पेज नंबर 18 ही पढ़ रहा हूँ और कह लीजिए तो कुल मिलाकर पेज 336 है पूरे ख़त्म होते होते। तो कई सारे एपिसोड चले जाएंगे, कई सारे, ठीक है। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर ज़रूरी बन जाती है। मतलब कहते हैं ना, जिसके संस्कार, वैसे भी जिस व्यक्ति का संस्कार मजबूत होता है, जिसमें संस्कार कूट कूट कर भरी होती है, वो सब दिखावे की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, सिखावन, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब संस्कार जिसके पास है उसको सिखाने की क्या ज़रूरत है कि बड़ों का पैर लगो भाई। अरे वो तो उसे सिखाने की ज़रूरत है जिसमें संस्कार नहीं थी। हाँ, जिसमें संस्कार है उसे ये सिखाने की क्या ज़रूरत है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। जिसमें संस्कार है उसे क्या सिखाने की ज़रूरत है कि हमें शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ये चीज़ें उन्हें सिखाने की ज़रूरत है जिनमें संस्कार नहीं है। यही चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर गांधी जी। तो संस्कार हमें अपने माता पिता से मिलता है, और इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने माता पिता के शब्दों का पालन करना चाहिए, बातों का पालन करना चाहिए। क्योंकि जीवन में प्रथम शिक्षक माता और पिता ही हैं। पहली माँ और उसके बाद दूसरे शिक्षक पिता होते हैं। जो जीवन से माँ जो है शुरुआत के पल में चलना फिरना सब कुछ सिखाती है। माता पिता मिल करके जीवन को समझने का जो दिशा दिया जाता है वो पिता और माता के द्वारा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने माता पिता का अनुसरण करना चाहिए, पालन, उनकी बातों का पालन करना चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ उनके अनुभव का फ़ायदा हमें लेना होता है, जो हमें अवश्य लेना चाहिए। थोड़ी लंबी जा रही है, 6 मिनट आगे हो गया, 30 मिनट का एपिसोड रहता था, पर 2 लाइनें मैं और ज़्यादा नहीं खींचना चाहूँगा, 2 लाइन और। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। देखिए ये अभी लाइन आ रही है, दोनों की नोकझोंक। अगले एपिसोड जो होगा और मज़ेदार होगा, क्योंकि उसमें मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा बाकी जो है दाम्पत्य जीवन की थोड़ी नोक झोंक हमें देखने को मिलेगा। जहां महात्मा गांधी ने अपने बचपन की एपिसोड में ये कह रखा था कि उसमें थोड़ी बहुत हम दूसरे को जानने लगे थे, पहचानने लगे थे, और अंततः जो है मैं पति धर्म का फायदा उठाने लगा था, शासन चलाने लगा था। बड़ा अच्छा लगा है। मिलते हैं बस एक एपिसोड के बाद अगले एपिसोड में महात्मा गांधी की वो दाम्पत्य जीवन की कहानी जो और भी रोचकदार है। अगले एपिसोड में इसकी चर्चा होगी। टिल देन बाय बाय, नमस्कार। आपसे अनुरोध है वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को देखने के पश्चात लाइक करें, कमेंट करें, और जितना अधिक शेयर कर सके उतना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कहानी महात्मा गांधी की जीवनी जो है हर एक इंसान तक पहुँचे, हर इंसान जाने। धन्यवाद।